बस आप ध्यान से देखो और जो जो न्यूमेरिकल दे रहा हूं उस न्यूमेरिकल की वैरायटी देखो, आपको खुद एहसास हो जाएगा। जो भी बंदा अगर प्रीवियस ईयर के पेपर और सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहा होगा वो पक्का पहचान जाएगा इस सारे न्यूमेरिकल्स को। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के इतने खास खास न्यूमेरिकल लेकर के आए हो दोस्तों कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर जो साल भर से नहीं भी पढ़ा है ना उसको भी एकदम इजीली ढंग से समझ में आ जाएगा। अगर उसको चैप्टर की कोई जानकारी नहीं है तो भी समझ आ जाएगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ठीक है दोस्तों। तो जैसे जैसे बताऊंगा वैसे समझना, ठीक है। जैसे कि यहां पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, कह रहा है यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को, ध्यान से समझना जैसे जैसे बताऊंगा, यदि कांच के एक पतला प्रिज्म है, एक प्रिज्म होता है इस तरह से, ठीक है, उस प्रिज्म को पानी में डुबो दिया गया, उस प्रिज्म को क्या किया गया, पानी में डुबो दिया गया, तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण, कब, पानी में जब डुबो दिया गया, वो 1/4 रह जाता है। किससे कंपैरिजन कर रहा है? यह सवाल कह रहा है कि जब प्रिज्म बाहर रहा होगा, पानी में नहीं रहा होगा, तो कहां रहा होगा, वायु में। भाई अगर हमारे हाथ में अभी प्रिज्म है तो कहां है, बाहर का वातावरण क्या है, वायु है, तो ये वायु में है और उसको प्रिज्म को पानी में डाल दिया गया। तो यहां पे कह रहा है कि इसका जो न्यूनतम विचलन कोण होता है वो 1/4 रह जाता है इस बाहर वाले के। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो अब जैसे समझा रहा हूं एक एक करके समझना। मैंने बोला ना कि मेरे वीडियो में फील आएगा, एक एक पॉइंट आपको। सबसे पहले विचलन कोण का फार्मूला समझो। विचलन कोण, विचलन कोण क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू अपवर्तनांक, ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक है 1, अपवर्तनांक -1 इंटू ए है प्रिज्म कोण, ए है विचलन कोण और ये है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ध्यान से समझना आराम से। तब अगर मेरा प्रिज्म भैया हवा में है, कहाँ है, वायु में, तो क्या लिखोगे, यहाँ ए लिखोगे, वायु के सापेक्ष किसका, जी फॉर ग्लास, कांच का अपवर्तनांक है ये, ठीक है। ये कांच है ना भैया, तो कांच है इसलिए इधर बगल में जी ही मिलेगा, ठीक है। अब इस प्रिज्म को डाल दिया मैंने पानी में, एक इसका था भैया कब, जब वायु में था। अब प्रिज्म को डाल दिया भैया मैं पानी में, तो ये हो गया डेल्टा N1A। अब हमने पानी में डाल दिया तो पानी के सापेक्ष W यानी वाटर, ठीक है ना, जल के सापेक्ष किसका, प्रिज्म यानी ग्लास, जी का अपवर्तनांक, ठीक है। ये अगर हम इन दोनों का वैल्यू निकाल लें, इसका वैल्यू निकाल लें और पानी वाले का विचलन कोण निकाल लें, फिर रेशियो निकाल देंगे, अनुपात निकाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखना ना कैलकुलेशन कितना एकदम बच्चा लगने लगेगा आपको। सबसे पहले जब इसे कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन तो पहचान ही जाओगे, एग्जाम में आएगा तो। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, याद रखना। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही वायरल क्वेश्चन होगा, ठीक ना। इसके वैरायटी पे एक आध क्वेश्चन और दूंगा मैं, तो ध्यान से समझना। आपको दिया क्या है, सबसे पहले ये तो पढ़ लिया मैंने। अब आपको पानी के सापेक्ष देखो, अब आपको दिया क्या है, ए का मतलब वायु, वायु के सापेक्ष ग्लास यानी कांच, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, वायु के सापेक्ष कांच 3/2, ठीक है। फिर क्या दिया है, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दिया है, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दिया है। अब आपको इन दोनों का वैल्यू निकालना है। पहले किसको निकालना है, इसको, डेल्टा ए, ये किसके लिए है, वायु के लिए है ना। वायु में जब आपका प्रिज्म होगा, जब पानी में नहीं डाला गया होगा, तब उसका अपवर्तनांक कितना रहा होगा इसके हिसाब से। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है आपका, Ang-1 इंटू ए। देखना ना एकदम बच्चों जैसा लगेगा, बहुत इजी लगेगा, बात मानो आप। यहाँ पे इसका वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू कितना है, Ang, अरे नहीं दिया है क्या भाई, अरे यार यहाँ Ang है, ठीक है, Ang, यहाँ Ang कितना है भैया, 3/2 माइनस का 1 इंटू ए। इससे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 3 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1/2 इंटू ए का 1 से गुणा करोगे तो ए आ जाएगा। चलो भैया आपको मिल गया, आपको यानी कुल मिला के इसका वैल्यू कितना मिल गया, इतना। अब निकाल लेते हैं भैया, अब हम किसको निकालेंगे, यहाँ पे कर दें, मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। ऐसे न्यूमेरिकल जो होता है बहुत, या तो टीचर खुद पगला जाता है, कंफ्यूज आ जाता है, तो स्टूडेंट तो कंफ्यूज होगा ही, एक एक फील होगा। जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के बताया ना, आपको ये शायद ही बहुत कम ही लोग बताएगा, फील करा देता हूँ मैं, इसीलिए कमजोर बच्चा भी समझ सकता है। बस आप ध्यान से देखो, मजा आएगा बहुत तगड़ा आपको। अभी मैंने यहाँ तक हो गया। अब देखना ना, कुछ एक ऐसी चीजें समझ आएगी जो तुमका, एक ऐसी चीजें अभी तुरंत समझ आएगा जिससे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, डेल्टा
अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब पानी में, प्रिज्म पानी में डाला जा चुका है तो क्या आएगा फार्मूला n-1 इंटू ए। अब ये क्या है, पानी में डाला जा चुका है तो हो गया पानी, और जी किसको, प्रिज्म, प्रिज्म किस चीज का है, ग्लास का है, ठीक है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब वैल्यू रखते हैं, देखना ना एक जगह तुम फंसोगे अभी, देखना ना तुम फील करोगे। अब बताओ डब्ल्यू एन जी, डब्ल्यू एन जी कहीं है ना, ना 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 नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा। आपको अभी निकाले कैसे, देखना ना, यही टेक्निक बहुत कम लोग जानते हैं जो देने जा रहा हूँ, ये अपना बनाया वो टेक्निक है, ठीक है, जो अभी बता रहा हूँ आपको, ये ऑफलाइन में मैं पढ़ाता भी हूँ इस टेक्निक पे। आप यूट्यूब पे खोज लेना, जो अभी मैं शब्द बोल रहा हूँ, अगर कहीं मिल जाए तो बताना मेरे को कमेंट में। देखो ये चीज़ निकालना है, बराबर लिखना, एक लाइन खींचना, ठीक है। अब जो दो वैल्यू दिया है उसमें कुछ कहूँगा, ध्यान से सुनना। इस तरफ क्या है, इस तरफ डब्लू है ना, अगर इन दोनों में इस तरफ किसी में भी डब्लू मिले, इस साइड मैच कर जाए तो उस वैल्यू को ऊपर रखना। चलो देखते हैं, इस तरफ डब्लू है, इसमें इस तरफ डब्लू है, नहीं चल हटा, इस तरफ डब्लू है, नहीं चल हटा, चलो ये वाला तो मैच नहीं किया, एक चांसेस और है, जी यहाँ जी है, उस साइड में जी है, बताओ उस साइड में कहीं जी है, इसमें नहीं चल हट, इधर जी मिल गया ना, ये मैच करिए, इसका मतलब ये ऊपर रहेगा। देखो एक फार्मूला बन रहा है, ठीक ना, तुम 10th में यूज हुआ होगा ये चीज़ अपवर्तनांक वाले में, लेकिन तुम समझ नहीं पाए होगे, अब देखो समझ आ गया, और ये जो बच गया वो अपने आप नीचे आ गया, फार्मूला बना। वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू कितना है 3/2 डिवाइड, इसका वैल्यू कितना है 4/3, पलटी मारोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला तो सेम रहेगा 3/2, लेकिन ये वाला पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया 9/8 माइनस 1 इंटू ए, यहाँ इतना आ जाएगा, समझ आए मेरी बातें। अब इसका निकाल दो रेशियो, तो क्या हो जाएगा, इस मतलब अनुपात कर दो, कभी भी किसी का वैल्यू निकालना है ना तो अनुपात निकालना पड़ता है इसमें, इस तरह के सवाल में, ये ऊपर रहेगा और ये वाला नीचे। चलो इसका वैल्यू कितना है a/8, इसका वैल्यू कितना है ये वाले का a/2, क्लियर बच्चा, ए से ये खत्म हो जाएगा ऊपर में, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा इतना, इतना ऊपर में 1/8, नीचे में 1/2, फिर पलटी मारेगा, मारेगा कि नहीं, तो पलट के 2 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। अब ये नीचे है तो उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू, ये देखो वायु के मुकाबले ये कितना हो गया 1/4, प्रूफ हो गया। सवाल क्लियर हुआ, मजा, इसको तो समझ आ गया। अब इसी पैटर्न पे एक सवाल यहाँ पे दे रहा हूँ, इसे जरूर करना, नहीं करोगे तो आप जानो आपका काम जानेगा फिर, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, लगता बड़ा आसान है लेकिन बहुत तगड़ा फंसाया है इस क्वेश्चन में। कह रहा है 1.732 अपवर्तनांक से बने हुए समबाहु त्रिभुज के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इतना तक अगर पूछा होता तब तो सवाल नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है, तब तो नॉर्मल एवरेज बच्चा भी कर लेगा, लेकिन अंत में साला जाकर के क्या पूछ देता है, विचलन कोण का मान, आप विचलन कोण के लिए आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए, विचलन कोण के लिए आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपतन कोण किसे कहते हैं दोस्तों, आई को बोलते हैं, समझ आया, यानी कोण आई भी पूछ रहा है आपको, डेल्टा एम तो पूछ ही रहा है विचलन कोण, लेकिन साथ में क्या बोल रहा है, कोण आई ज्ञात कीजिए। ये इस तरह से प्रश्न जब आता है तो बड़े मार्क्स का प्रश्न बन जाता है, समझ आई मेरी बातें। अब देखना इसको कैसे चुटकियों में मैं करके दिखाता हूं आपको एकदम धड़ाक से। ये प्रिज्म है, अब प्रिज्म कैसा है, समबाहु प्रिज्म है। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, जब तीनों भुजाएं बराबर होती है त्रिभुज की, तो याद रखना प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। और यहाँ वाले कोण को बहुत पहले मैंने अपने डेरिवेशन में बताया, प्रिज्म का जो अपवर्तन का सूत्र होता है नहीं वाला, n इक्वल टू क्या होता है, साइन डेल्टा m प्लस a/2 साइन a/2। इसको मैंने बहुत तगड़ा तरीके से प्रूफ कराया है, एग्जाम में आने का चांसेस भी है, देख लेना जरूर जा करके, ठीक ना। तो ध्यान से समझना, इसी की मदद से हम लोग इसी की मदद से हम लोग इस फार्मूले की मदद से क्या निकालेंगे, डेल्टा एम निकालेंगे। कैसे देखना, सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, डेल्टा एम पता चलेगा आपको, यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, अपवर्तनांक यानी n कितना दिया है 1.732, फंसाने के लिए दिया है ना, ये वैल्यू किसका है, या इसे आप चाहो तो √3 भी लिख सकते हो, √3 का ही वैल्यू होता है, ठीक ना। इस तरह से दे तो समझ जाना, शक कर लेना, ठीक है। अब आगे देखो, प्रिज्म कोण तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, प्रिज्म कोण न दे करके समबाहु त्रिभुज बोल करके जानबूझ के फंसाया है, समझ आया, ताकि बहुत लोग को लगे कि अरे यार प्रिज्म कोण तो दिया ही नहीं है,
60 डिग्री हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है और आई निकालना है। तो सबसे पहले इसे निकालोगे तब जाकर के आई निकाल पाओगे। समझ आए मेरी बातें कैसे, देखो आगे, ठीक ना। क्योंकि देखो आई निकालने के लिए फार्मूला तुम्हारा होता है डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए होता है। समझ आए मेरी बातें। तो यहाँ तक तुम पहुँचने के लिए तुम्हें ये चाहिए ना। अब वैसे भी ये पूछा ही है हमें, तो कैसे निकलेगा देखो, फार्मूला लगाओगे n साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 साइन ए बाई 2। जैसे बता रहा हूँ समझना, एन की जगह कितना लिख सकते हो, √3 साइन ये नहीं मालूम, ये तो पता है ना आपको 60 डिग्री डिवाइड में 2 डिवाइड, इसके नीचे कितना हो जाएगा 60/2, काटोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब साइन 30 इधर ले आओ, तो साइन 30 इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू साइन 30 बराबर क्या बचा, हटा दो इसको। अब ध्यान देना, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, ठीक है। ये इधर आ गया मल्टीप्लाई में, बचा क्या आपके पास साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ठीक है। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। 1/2 का √3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा √3/2। क्लियर हो रहा है। अब √3/2 जो है, ध्यान से समझना, √3/2 जो है साइन वाले लाइन में जाकर के देखो कहाँ मिलता है। 10th क्लास में पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 से लेकर 90 तक में, तो साइन वाले में देखोगे तो साइन 60 पे मिलता है। तो यहाँ पे इसको हटा के आप क्या लिख सकते हो, साइन 60 डिग्री लिख सकते हो। और इधर क्या है साइन, देखना ना कितना प्यारा सा है क्वेश्चन, साइन से साइन निपट गया, 60 डिग्री बचा। आपके पास क्या है इधर, एक जगह पे हम क्या लिखेंगे यार 60 लिखेंगे ना, भूल गया हूँ लिखना, लग रहा है लिखा तो हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या डेल्टा एम प्लस 60/2। अब 2 इधर आके गुणा कर लेगा 60 से, तो 60 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इधर क्या बचा डेल्टा एम प्लस 60। अब प्लस 60 इधर आएगा तो -60 हो जाएगा, तो 120 माइनस 60 बराबर डेल्टा एम। तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 160 में से 120 में से 60 घटाओगे तो बचेगा 60 डिग्री। लो अगेन इसका विचलन कोण क्या पूछा था, अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन कोण इसका कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब अंत में जाकर के आपसे क्या पूछा है दोस्तों, इसका वैल्यू पूछा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, ध्यान से समझो। तो हमें क्या निकालना है, आई का वैल्यू निकालना है। तो आई को अकेला कर लेते हैं, माइनस ए इधर आएगा तो हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बराबर 2i। अब 2 इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 बराबर आई। यहाँ तक क्लियर है। ऐसा नहीं समझे ना, ये सब जो भूल जाओ ना, तो एक बात याद रखना कि यहाँ पे अगर देखो तो स्नेल का नियम आपने पढ़ा है ना, साइन आई बटा साइन आर। तो देखो ये साइन ये पूरा आई की जगह पे ही है, पूरा जो वैल्यू है ये आई की जगह पे है, और साइन के जस्ट बगल में ये जो वैल्यू है ए बटा, तो वो आर के जगह पे। हो सकता है यहाँ पे आपतन कोण ना पूछ करके अपवर्तन कोण पूछा होता, तो क्या करते तब a/2 लिखते, तब सीधे r निकालने के लिए a/2 लिखते। 60 कितना है, a का वैल्यू 60, 2 कट जाता, सीधे 30 डिग्री आता। समझे कि नहीं मेरी बातें, एक एक चीज़ें फील करा रहा हूँ कि थोड़ा चेंज करके भी दे दे तो भी आप आसानी से कर सको। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, आज रात को बिल्कुल मत सोना दोस्तों, कम से कम 1-1:30 बजे तक दबा के पढ़ना। समझ आई मेरी बातें, क्योंकि आपका सुबह का पेपर नहीं है, डर कोई बात नहीं है, ठीक ना। एकदम रिलैक्स होकर पढ़ो, ठीक ना। अगर डर लग रहा है क्या करे क्या ना करे, तो पूरी रात जितनी थ्योरी है जितना न्यूमेरिकल है उसे एकदम दबा के पढ़ो। फिर सुबह उठ करके भोर में 6 बजे 7 बजे डेरिवेशन रिपीट करो, डेरिवेशन के साथ टिक आउट रिपीट करो, ठीक है। फिर चारों को मिला करके अच्छे से रिपीट करो, तब एग्जाम देने जाओ, फोड़ के आओगे, ठीक है। ध्यान से समझना। अब हमें क्या निकालना, आई निकालने के लिए क्या हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। अब वैल्यू बता ही दिया है, रख करके निकालिएगा। अब बताइएगा कितना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इसी वैरायटी पे एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, इसे जरूर आप करिएगा, ठीक है ना। नहीं करेंगे तो आप चलेंगे और आपका समझ। अब दोस्तों इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखना दोस्तों, आपका दिल फेफड़ा सब कुछ खुश हो जाएगा, क्योंकि देखने में बहुत डिफिकल्ट है लेकिन आप एकदम अच्छे से फील कर लोगे। अच्छे वैरायटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा इस बार है इस क्वेश्चन का। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कह रहा है, अभी पहले इस सवाल को पढ़ने से पहले मैं मोटा मोटी तौर पे बता देता हूँ कि एक्चुअली में इसमें कहना क्या चाह रहा है, इसमें ना ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको। देखिए कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 2 स्रोत है, स्रोत का मतलब होता है 2 ऐसी जगह जहाँ से लाइट निकलेगी, जहाँ से प्रकाश निकलेगी, ठीक है। ध्यान से समझिए, एक स्रोत को मैं O कह देता हूँ, एक स्रोत को O' कह देता हूँ, और 2 स्रोतों के बीच की जो दूरी है वो 24 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। अगर मैं यहाँ कोई लेंस रखता हूँ, यहाँ पे लेंस क्या रखता हूँ, अभिसारी लेंस। कह रहा है कि आप यहाँ पे एक लेंस रखने वाले हो, तो लेंस जब रखोगे
करोगे तो इस स्रोत की वजह से भी लेंस पर प्रतिबिंब बनेगा और इस स्रोत की वजह से भी लेंस पर प्रतिबिंब बनेगा। तो कह रहा है कि आप लेंस को किस जगह पे इसको रखोगे, लेंस को किस जगह पे पोजीशन दोगे कि दोनों स्रोत का जो प्रतिबिंब बने एक ही पॉइंट पे बने। फील हुआ क्वेश्चन? तो यहाँ पे पहली बात तो समझो कि जो लेंस है वो कौन सा है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। मान लो मैंने इस जगह पे उत्तल लेंस को रख दिया, इससे कितनी दूरी पे, x दूरी पे, ठीक है। तो बताओ बाकी कितनी दूरी बची? अरे यार एकदम पागल आदमी होगा वो बता देगा कि अगर टोटल डिस्टेंस 24 है, इतना x हो गया तो बचा कितना, 24 माइनस x, इतनी तो सेंस होगी दोस्तों, ठीक है, इतनी दूरी, ठीक है। अब मान लो यहाँ से एक ऐसे प्रकाश की किरण जाएगी तो जाहिर सी बात ऐसे करके कहीं इमेज बनाएगी प्रतिबिंब, ठीक ना। और ये वाली जो है यहाँ से भी जो ऐसे करके जा रही है, यहाँ पे ही इसका इमेज बनेगा, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे मैंने ड्राइंग कर दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको सवाल का? तो कह रहा है कि ये जो प्रतिबिंब की दूरी है उसका वैल्यू क्या होगा, यही पूछा है ना कि प्रतिबिंब किस बिंदु पे बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी आपकी, भी होगी। इसको क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। ध्यान से समझना। अब हमारे पास क्या क्या दिया है, ध्यान से समझो। सवाल दो कंडीशन में चलेगा, एक बार ओ स्रोत की वजह से और एक बार ओ डैश स्रोत की वजह से, ठीक ना। अब प्रतिबिंब तो दोनों एक ही जगह पे, इसका भी प्रतिबिंब उसी पोजीशन पे है, इसका भी प्रतिबिंब लेंस से उतना ही दूरी पे है, तो दोनों का प्रतिबिंब तो सेम ही है। तो यहीं पे एक गेम क्या होगा, सबसे पहले हम स्रोत ओ से हल करेंगे। स्रोत ओ से हम देखेंगे, स्रोत ओ से अगर देखा जाए तो यहां से यहां की दूरी कितनी मानी है मैंने, वस्तु की दूरी x मानी है, तो u क्या होगा, -x होगा कि नहीं, क्योंकि हमेशा वस्तु इधर की तरफ जो होता है, इधर की तरफ जो भी वैल्यू होगा वो निगेटिव होता है और इधर की तरफ जो भी वैल्यू मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। अब वस्तु इधर है तो फोकस उधर बनेगा, अब फोकस इसका मतलब पॉजिटिव होगा। फोकस कितना है, पॉजिटिव में 9 सेंटीमीटर। गुरु यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या निकालना है, भी निकालना है इसके हिसाब से। तो बताइए लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u होता है, यही होता है कि नहीं। अब भी को आप इधर कर दो, ध्यान से समझो, जैसे बता रहा हूँ, भी को आप नहीं, -1/u को आप इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1/v अकेला हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा 1/u, तो 1/f 9, u की जगह कितना हो जाएगा, -x, प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ गया 1/v, इसे कह लो समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर है। 1/v का वैल्यू आपको इतना मिल गया, जैसे कह रहा हूँ वैसे समझते जाओ। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत आया, नहीं ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तो घंटा दिक्कत नहीं आएगा। मैं हूँ ना तगड़े से तगड़े न्यूमेरिकल को ईजी वे में कराने का तरीका, तगड़े से तगड़े न्यूमेरिकल को ईजी वे में कराने का टेंडर मैं लेता हूँ, चिंता मत करिए। अब देखिए इसी तरह यहाँ तक पहुँचने के बाद छोड़ दो इसे, कुछ मत करो, फिर इसका स्रोत ओ डैश को देखो। अब लिखो ओ डैश, ऐसे लिखना, स्रोत ओ डैश से। अब ओ डैश से देखा जाए तो ओ डैश से ध्यान से समझना, वस्तु कहाँ से कहाँ तक है, वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक क्या था वस्तु की दूरी, बताओ, यू क्या था आपका, 24 - x था कि नहीं। लेकिन इस बार देखो वस्तु इधर है या उधर, उधर है, तो वस्तु क्या होगा इस बार, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर वस्तु इधर है तो फोकस किधर होगा, इस साइड होगा, वस्तु इधर है तो फोकस इस साइड होगा, तो फोकस इसका मतलब निगेटिव मिलेगा यहाँ पे 9। मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे फार्मूला 1/v बराबर क्या होगा, 1/v बराबर क्या होता है, 1/v बराबर क्या होता है, 1/f + 1/u होता है। तो f निगेटिव में है और u पॉजिटिव में, तो u वाले को पहले ले लेते हैं, तो 1/u + 1/f लिख सकते हैं, नहीं आप खुद देख लो, दोनों प्लस में है तो इसको मैं पहले लिख दिया, इसको पीछे कर दिया। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/u कितना है आपके पास, 24 - x -9 माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी मिल गया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो। समीकरण 1 में देखो तो 1/v बराबर इतना है, समीकरण 2 में देखो 1/v बराबर इतना है, तो इसका मतलब यहाँ भी 1/v बराबर इतना, यहाँ भी 1/v बराबर इतना, तो इसका मतलब a और a आपस में बराबर होंगे कि नहीं, होगा कि नहीं, पक्का ना। चलिए आगे। अब देखो दोस्तों, आ जाओ फटाक से इसे हल कर लेते हैं। अब समीकरण 1 समीकरण 2 में देखा जाए तो इतना बराबर भी है, इतना बराबर भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, ये सब बहुत डिफिकल्ट सवाल होते हैं, बहुत इजी वे में आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस का x 1/x, ये बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले के, 1/24 - x -1/9, -1/9 अगर बराबर के इस तरफ ले आया जाए तो प्लस हो जाएगा 1/9, बचा क्या उधर 24 - x। यदि माइनस का 1/x बराबर के उधर ले जाया जाए तो प्लस का 1/x हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा। 1/9 जब हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, और इसे करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये इधर आ जाएगा x +
ये इधर चला जाएगा 24 माइनस का एक्स, नीचे क्या बचेगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखिए ध्यान से, 2/9 बराबर माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा 2 के साथ 24x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा 24 गुणे 9। अब इससे कैलकुलेट आप करोगे, x का वैल्यू निकालोगे, गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप जान ही रहे हो समय बिल्कुल कम है, इसलिए कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए दोस्तों इस तरह की न्यूमेरिकल पे। कह रहा है कि 9i तथा 4i तीव्रता की दो तरंगे की परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए जब तरंगे समान कला में हो और जब तरंगे असमान कला में हो, यानी कला असंबद्ध हो, और समान कला का मतलब कला संबद्ध हो। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, जब कला संबंध होगा तो उस दौरान फार्मूला होगा आई डैश बराबर ये परिणामी तीव्रता है, ठीक ना, रिजल्टेंट तो आई डैश बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2, ये लिखेंगे आप। ठीक है, तो जब फार्मूला आएगा I1 का वैल्यू कितना है आपके पास, यहाँ पे लिख लीजिए, I1 बराबर आपका 9i है और I2 बराबर आपके पास कितना है 4i। बहुत इजी है, ये आएगा तो तुरंत कर लोगे। ठीक ना, ध्यान से समझना। इसके जगह कितना लिख लोगे 9i, बस फार्मूला थोड़ा ध्यान में रखना। इसके जगह कितना हो जाएगा 4i प्लस 2, रूट के अंदर क्या चला जाएगा, I1 की जगह पे आ जाएगा आपका 9i और गुणे इसके जगह पे क्या हो जाएगा 4i। अब जैसे कह रहा हूँ ध्यान से समझना, 9i और 4i मिलके कितना हो जाएगा आपका 13i प्लस 2। अब 9 बाहर निकलेगा 3 बनेगा, 4 बाहर निकलेगा 2 बनेगा, और i मिलके आई स्क्वायर हो जाएगा, बाहर निकल के i बचेगा। तो कितना हो गया आपका, सीधे सीधे आपका हो गया 4 3 12, 12 और 13 आपका सीधे सीधे हो जाएगा 25i। तो इसकी परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 25 आपका 25i हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसी तरह यहाँ पे आपको जब कला असंबद्ध रहेगा तो फार्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2 रूट में I1 I2 हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे आपका I1 कितना है आपके पास 9i और यहाँ कितना है दोस्तों 4i, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13i, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। आइए एक इस पे रेशियो वाला क्वेश्चन लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देख लो, इसको देख के जरूर जाना दोस्तों, नहीं बाद में पछताना पड़ेगा। कह रहा है दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगों का व्यतिकरण, दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हों तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताइए। तीव्रता का मतलब आई होता है, अधिकतम का मतलब मैक्स हो गया, तीव्रता होता है आई, मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम का मतलब मिनिमम, अनुपात का मतलब रेशियो। यही आपको बताना है, ठीक ना। तो यही फार्मूले से आपका निकलेगा रेशियो, ठीक ना। अब रही बात, आप सोच रहे होंगे A1 A2 क्या है, समझा देता हूँ। जब कोई भी तरंग ऐसे जा रही है तो ये बीच का जो आयाम होता है उसे A कहते हैं, समझ आए। और तरंगे कितनी हैं, 2 हैं, ठीक ना। तो एक हो गया A1 और एक हो गया A2। एक चीज और याद आ गया मेरे से तरंगों से कि व्यतिकरण में देखोगे तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण भी होता है, ठीक ना। तो उसे भी आप देख के जरूर जाना, नहीं तो बाद में मत कहना कि सर जी ने नहीं बताया, ठीक ना। व्यतिकरण की घटना आपको पूछा जा सकता है कि व्यतिकरण क्या है, परिभाषित कीजिए। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में अंतर बताइए, ठीक ना। तो बहुत सिंपल सा होता है। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए एक तरंग है ऐसे करके, ठीक है। अगर दोनों तरंग, दो तरंगे हैं मान लो, ठीक ना, ये व्यतिकरण कर रही है, अगर दोनों समान कला में है, देखो ये अगर ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये नीचे है तो ये नीचे है, समझ आई मेरी बातें। तो उस दौरान जब ये आपस में मिलेंगी, आपस में क्या होंगी, हल्का सा इसको बताने से पहले हल्का डेफिनेशन बता दें। जब ये आपस में मिलेंगी तो तरंग बहुत बड़ी हो जाएंगी, ठीक ना। अगर इसका A1 है और ये A2 है, ठीक ना, तो यहाँ पे जो A बनेगा वो A किसके बराबर हो जाएगा, A1 प्लस A2 के। समझ आई मेरी बातें। ये संपोषी व्यतिकरण जब आपस में ऐसे करके इकट्ठा होगा, मिलेगा, व्यतिकरण की घटना होगी, मिलना व्यतिकरण, मिलना व्यतिकरण, मिलना व्यतिकरण, याद रखना, ठीक है। व्यतिकरण की जब घटना होगी तो समान कला में जब दोनों होंगे, यानी A अगर ऊपर है, A अगर ऊपर है, A अगर नीचे है, यानी A अगर पॉजिटिव है और पहला ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, संपोषी व्यतिकरण। अगर ऐसा होता तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता तो इस तरह, ये अगर ऊपर है, ये पॉजिटिव है ना, तो ये निगेटिव है, अपोजिट हो गया ना। अब ये मिलेंगे तो बड़ा नहीं होगा, ये मिलके उस समय बड़ा तरंग हो गया था, इस बार बड़ा तरंग के बजाय और छोटा तरंग हो जाएगा, इसीलिए नाम में विनाशी शब्द है, विनाश हो रहा है। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हो गया। इसी बहाने आपको समझा दिया, आप इसे जरूर देख लेना, ठीक ना, नहीं बाद में आप जानो और आपका, समझ रहे हो ना, काम जाने। तो ध्यान से समझो, आपको दिया क्या है, अनुपात दिया है किसका, I1 और I2 का अनुपात दिया है 1:9।
तो I1 अनुपात को बटे लिख सकते हो I2 1/9 दिया है। अब आपको किसी तरह A1 और A2 चाहिए, तो देखो यहाँ से एक फार्मूला मिलता है I2 बराबर होता है A1 का स्क्वायर बटा A2 का स्क्वायर। इसे चाहो तो टोटल का स्क्वायर कर सकते हो ऐसे, और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा। तो I1 बटा I2 और इधर हो जाएगा A1 बटा A2। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? जैसे बता रहा हूँ समझते जाना। तो यहाँ तक हो जाने के बाद I1 I2 का वैल्यू आपको पता है 1/9 है, तो 1/9 रूट में आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा A1 बटा A2, तो 1/3 आ जाएगा A1 बटा A2। क्लियर है? तो रेशियो मिल गया A1 रेशियो A2 मिल गया 1:3, यानी A का वैल्यू 1 हो गया और A2 का वैल्यू हो गया 3। यहाँ पुटअप करो ऐसे, हाँ, लेकिन ऐसे तोड़ोगे तो डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते डायरेक्ट, दिमाग में रख लेना। आपको A1 लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1A, और A2 जब लिखोगे तो लिखना पड़ेगा 3A। समझ आई मेरी बात है? अब वैल्यू रखो यहाँ पे, A1 की जगह पे कितना आ जाएगा आपके पास 1A, प्लस A2 की जगह पे 3A। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 1A का मतलब होता है A1 का मतलब 1A, A2 का मतलब 3A, स्क्वायर दोनों पे है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4A का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ घटाओगे तो -2A का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर की वजह से माइनस का कोई मतलब रहेगा नहीं, तो ध्यान से समझो 4/2 हो गया, हुआ कि नहीं दोस्तों? ठीक ना, ध्यान से समझो, ए स्क्वायर में है ना टोटल के, यहाँ 4A का टोटल का स्क्वायर है। ठीक ना, तो इस स्क्वायर की वजह से, अब इस स्क्वायर की वजह से हो जाएगा 16A स्क्वायर, और यहाँ जो माइनस था, माइनस का कोई मतलब नहीं है स्क्वायर की वजह से। ठीक ना, तो कितना हो जाएगा 4 और A स्क्वायर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 4:1 यानी 4:1 आ जाएगा। ठीक ना, यानी आपका I मैक्स रेशियो I मिनिमम बराबर 4:1, यही आपका आंसर होगा। बताइए क्लियर हुआ या नहीं? पक्का ना? तो इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ दिखा रहा हूँ, उसे जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, एक ही बात कहूँगा अंत में अपने तरफ से कि हिम्मत मत हारिएगा, अपने मन को छोटा मत करिएगा। ठीक है, ये पेपर है, अगर ज़्यादा मन गिरा के जाओगे तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा। जिनकी अच्छी तैयारी हुई है अच्छे से जाना, जिनकी अच्छी तैयारी नहीं हुई है जितना हो सके, जितना कर सकते हो बचे हुए समय में भरपूर करना। मन उदास करके सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से बहुत कुछ होता है। ठीक है, सोचोगे तो सोचने में जो समय बचा है वो भी चला जाएगा, और अगर करोगे तो बेहतर कर पाओगे। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि जितना समय बचा हुआ उसका सही उपयोग करना, एक एक समय का सही हिसाब रखना। ठीक है दोस्तों, याद रखना। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।